पूनम और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। और आज से आर्थिक धारा लेकर आ रहा है अपना नया एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के इतिहास के बारे में। पिछले 75 साल में क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में, राजनीतिक गलियारों में, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आज से इसकी शुरुआत की जा रही है और जैसा कि इतिहास अपने आप को हमेशा से दोहराता है, अभी भी वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप पर आई है। भाजपा ने वामपंथी पार्टियों का जो गैप बना था उसको भरने की कोशिश की है और एक बार फिर इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल में 370 का मुद्दा उठा रही है। आज बात करेंगे 370 के प्रेरणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जिन्होंने पहली बार धारा 370 को हटाने की बात की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। वे कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत की पढ़ाई पढ़ी और साल 1924 में कोलकाता हाई कोर्ट में ही वकालती शुरू कर दी। इसी साल उनके पिता का निधन हो गया और साल 1926 में वे इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर वकालत में उच्च शिक्षा हासिल की। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। साल 1929 में हुए बंगाल विधान परिषद के चुनाव में वे कोलकाता यूनिवर्सिटी से कांग्रेस विधायक चुने गए। उसके बाद साल 1930 में कांग्रेस ने परिषद के बहिष्कार करने में लिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इसी वर्ष हुए चुनाव में वे निर्दलीय विधायक भी चुने गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंग्लैंड पढ़ाई करने के गए और उसके बाद वहां से स्वदेश वापस आने के बाद साल 1938 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। कुलपति बनने के बाद ही उन्हें यहाँ से मानक डीलिट की उपाधि मिली और साल 1939 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की और यहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और साल 1940 में उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था। हिंदू महासभा मुसलमानों के खिलाफ भले ही जहर उगलती थी, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाले संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ सिंध और नॉर्वे वेस्ट फ्रंट प्रोग्रेसिव की सरकारें भी गठित थी। साल 1942 में ए.के. फजलुल हक ने प्रोग्रेसिव गठबंधन सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसमें वित्त मंत्री बने, लेकिन साल 1942 को ही इन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। वजह थी ब्रिटिश सरकार ने मिदनापुर में आई भयंकर बाढ़ में उन्हें जाने से और राहत कार्य चलाने से मना कर दिया था। इधर कांग्रेस का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उन्होंने इस आंदोलन में जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ आ गए और यही से शुरुआत होती है उनके एक अलग करियर की। राजनीतिक मतभेद और विरोध के बीच में साल 1950 में यानी 21 अक्टूबर 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर जनसंघ की स्थापना की और इसके प्रेसिडेंट बने। इसकी स्थापना के बाद जब देश में पहली बार 1952 में चुनाव लड़ा गया तो जनसंघ ने भी अपना प्रतिनिधित्व किया और चुनाव में पहली बार इनके 4 सांसद जीतकर संसद में पहुंचे और इसमें ही एक सांसद थे स्वयं खुद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद में पहुंचने के बाद इन्होंने पहली बार 26 जून 1952 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। आज उसी दर्जे को लेकर धारा 370 को हटाए जाने पर बीजेपी जनता से वोट मांग रही है और यहीं से दोबारा से इतिहास दोहराया गया है। साल 1943 में भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1946 तक इस पद पर बना रहे और इसी वर्ष वह कोलकाता यूनिवर्सिटी से निर्दलीय विधायक भी बने। भारतीय संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के सदस्य भी चुने गए। मई 1947 में इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिख के देश में हो रहे बंटवारे और बंगाल का बंटवारा जरूर होना चाहिए का जिक्र किया। उन्होंने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट भी चलाया। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री बनाया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा से उनकी वैचारिक दूरी बढ़ गई और इन्होंने सरकार से 8 अप्रैल 1950 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह निर्णय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुए दिल्ली समझौते के विरोध में लिया। यह समझौता दोनों देशों के शरणार्थियों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर था।
में वोटों के समीकरण और वोट शिफ्टिंग की बात करें तो साल 2009 के संसदीय चुनाव के बाद से बंगाल में राजनीतिक स्थिति जो थी वो बदलने लगी थी। इसी साल लेफ्ट फ्रंट को 43.3%, तृणमूल को 31.18% और कांग्रेस को 13.45% तथा भाजपा को मिली थी 6.1% वोट। लेकिन 2014 में यह मामला पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया और लेफ्ट फ्रंट के जो वोटर थे वो भाजपा की तरफ खिसकने लगते हैं और इस वक्त लेफ्ट फ्रंट को मिलती है, साल 2014 में लेफ्ट फ्रंट को वोट मिलते हैं 23.5%, तृणमूल को 39.8%, कांग्रेस को 9.7% तथा भाजपा को 17% वोट पश्चिम बंगाल के संसदीय चुनाव में मिलते हैं। साल 2009, 2014, 2019 के वोट की बात करें तो इससे साफ पता चलता है कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के वोटर भाजपा और तृणमूल की ओर खिसकने लगे थे। तृणमूल में जाने वाले अधिकतर कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटर थे। साल 2019 के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को 7.5% मत मिले, 16.72% की कमी आई, लेकिन भाजपा को 40.6% मत मिले और उससे 22.2% की वृद्धि हुई है। इसी तरह कांग्रेस को 5.7% मत मिले और उसके मत में 4% की कमी आई, जबकि तृणमूल को 43.7% मत मिले और उसके मतों में 4.64% की वृद्धि हुई। इससे साफ साफ दिखता है कि लेफ्ट फ्रंट के वोटर भाजपा की ओर जा रहे हैं। अब बात वोट शिफ्टिंग की करते हैं। साल 19 के चुनाव में लौटते हुए तो यहाँ पाया जाता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग इसके ठीक विपरीत थी। कलकत्ता साउथ ईस्ट संसदीय क्षेत्र से जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में जनसंघ प्रत्याशी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 65,026 मत मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। इनके विपरीत कांग्रेस प्रत्याशी मृगांगना मोहन सूर को 44,044 मत, सीपीआई प्रत्याशी साधन चंद्र गुप्ता को 32,168 मत और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सत्य रंजन बख्शी को 3,376 मत मिले। जम्मू कश्मीर के जेल में 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। 22 नवंबर 1953 को संसदीय उपचुनाव हुआ। इस बार सीपीआई प्रत्याशी साधन चंद्र गुप्ता को 58,211 मत, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राधा विनोद पाल को 36,319 मत, जनसंघ प्रत्याशी जेपी मित्रा को 5,431 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी डॉक्टर भूपाल घोष को 5,415 मत मिले। वैसे होना तो यह चाहिए था कि एक वर्ष पहले हुए चुनाव के कारण सहानुभूति जनसंघ प्रत्याशी को मिलना चाहिए थी या फिर 2 नंबर पर ही कांग्रेस को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस 2 नंबर पर ही रह गई। तीसरे नंबर पर सीपीआई ने जीत कर ली, यानी जनसंघ के 90% मत कम हो गए या इसका सीधा लाभ सीपीआई यानी वामपंथी शक्ति को मिला। अगर इन चुनावों का मूल्यांकन किया जाए तो वामपंथी संगठन और हिंदूवादी संगठनों के वोट इधर उधर शिफ्ट होते रहे हैं। हालांकि देश में केरल को छोड़कर बाकी कहीं भी ऐसी वोट शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे ही नए तथ्यों के साथ, नई जानकारियों के साथ हम अगली वीडियो में भी आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आर्थिक धारा के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अब एक नजर आसनसोल से जुड़ी बड़ी खबर पर। बेखौफ अपराधियों ने औकात बता दी है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट। चिनाकुड़ी 3 नंबर में एक अपराधी ने दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस प्रमुख उमा शंकर चौहान को गोलियों से कर दिया छलनी। संसदीय चुनाव को लेकर हाई अलर्ट पर है पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के सैकड़ों जवान की है तैनाती। मतदाताओं के मन से डर निकालने के लिए रोजाना हो रही है गश्ती, फिर भी हत्यारा आराम से निकल गया हत्या करके। निवासियों में है भारी दहशत। वैसे भी ये इलाका अपराधियों के लिए सुरक्षित स्थल है। हर 2-3 महीने के अंतराल पर होती है हत्याएं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस अधिकारी कर रहे हैं सक्रियता का दावा, लेकिन अपराधियों पर नहीं है इसका कोई असर, क्योंकि वे जानते हैं जमीनी सच्चाई। औपचारिकता पूरी करने के लिए है सभी दावे। उमा शंकर चौहान था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रमुख। रविवार को चेन्नई से लौटा था इलाज करवाकर।
सोमवार की सुबह कार्यालय आकर कर्मचारियों से कर रहा था बातचीत और इसी दौरान अचानक मुंह पर गमछा बांधे अकेले घुसा हत्यारा। रिवॉल्वर निकाली कमर से और उमा शंकर पर कर दी अंधाधुंध फायरिंग। मौत की गारंटी के बाद निकल गया हत्यारा आराम से। पहले तो फैला सन्नाटा, कोई नहीं देख पाया कि हत्यारा भागा कैसे और किस वाहन से। कुछ देर बाद मची अफरा तफरी। अस्पताल ले जाने के क्रम में उमा शंकर की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि चिकित्सकों ने की। पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर और कर रहे हैं इलाके के सीसीटीवी फुटेजों का जांच, लेकिन व्यवसायी और नागरिक है आक्रोशित। शंभुनाथ मिश्रा, परेश मरांडी की हत्या में शूटरों का हुआ था उपयोग। नहीं पकड़ा गया है एक भी हत्यारा। चुनावी चाक चौबंद के बीच यदि हत्यारों की है इतनी छूट, तो सब कुछ है राम भरोसे। और उसके बाद बोले कि किसका पेमेंट है, तो वैसा नाम बताया जो जानते नहीं थे, राहुल पासवान बोला। तो बोले राहुल पासवान तो कोई ये नहीं है। तब बोले कि आपने फ़ोन नहीं किया? तब बोला नहीं, हमको तो फ़ोन नहीं किया। तब बोले रुकिए हम फ़ोन करते हैं। अब बोल करके वो फ़ोन निकाल के फ़ोन में बात करने के लिए बाहर चला गया। तो उसके पीछे वो ड्राइवर को भेजे संजीत को कि देखिए तो कौन है। तो वो आदमी तो बात करते करते उधर तक चला गया, रोड के किनारे तक। तो फिर क्या हुआ कि वो आके बोले संजीत कि नहीं वो तो नहीं है, चला गया उधर। तो बोले कोई दूसरा आ रहा है, कोई दूसरा को ढूंढने आया होगा। फिर हम लोग आराम से अपना काम में बिजी हो गए, बैठ के बात करने लगे। कल ही आए थे वो चेन्नई से, पूछने लगे क्या है कैसे है। फिर थोड़ा देर बाद फिर वो आदमी तो आया, मुंह में ऐसे गमछा लगाया हुआ था, दांत से गमछा पकड़े हुए था। फिर उधर से आया और आके बोल रहा क्या कि फ़ोन किया वो आदमी? बोला ना फ़ोन तो नहीं किया। बस उसके बाद बंदूक निकाला और बस 4-5 गोली मारा और तुरंत भाग गया। हम लोग सब वहीं थे। फिर हम लोग उठे धड़ा से, तब तक इधर से निकल के भाग गए पीछे पीछे। क्या चीज में आए थे वो? क्या है नहीं मालूम, उधर से अकेले था। क्या तो बोले 4-5 गोली लगा। पहचान पाएंगे उसको? कहाँ से पहचान पाएंगे? किस चीज का ऑफिस है? कोई दुश्मनी था? ये क्या चीज का ऑफिस क्या है? चीज का ऑफिस है? क्या चीज का ऑफिस है? अरे किस चीज का ऑफिस है? ये उनका कमेटी का काम था और वो पिछला साल मैं। आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, शेयर करें। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और एक्स पर भी।